नमस्कार दोस्तों, ये है बीपीएससी टीचर। बीपीएससी टीचर के लिए बिहार में होने वाले बीपीएससी टीचर के वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसमें जनरल स्टडी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को किया जा रहा है। इस वीडियो की स्पेशली ये है कि इसके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा बहुत विशेष रूप से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा वीडियो आपने और कहीं नहीं देखा होगा। एक बार जरूर हर एक क्वेश्चन को देखें, उसके बाद अगर पसंद पड़े तो लाइक कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 40 सेंटीमीटर फोकस वाले दूरी वाले उत्तल लेंस एवं 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को एक साथ जोड़े जो संयोज के परिणामी शक्ति क्या होगी? जोड़ने पर संयोज की परिणामी शक्ति क्या होगी? तो पहले देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहाँ दिया गया है उत्तल लेंस, उसके बाद अवतल लेंस। उत्तल लेंस ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया हमारा अवतल लेंस। इन दोनों को एक तरह से जोड़ा जा रहा है और जिसकी फोकस दूरी अलग अलग है और बताना है कि उसका जो संयोज परिणाम होगा वो कितने डायोप्टर का होगा। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 इक्वल टू P1 प्लस P2। यार कि डायोप्टर का फॉर्मूला होता है कि दोनों के पावर को जोड़ देना होता है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1/f प्लस 1/f। इसमें f जो है वो अवतल लेंस है और अवतल लेंस होने के कारण इसमें ऋणात्मक का साइन जाएगा, यानी कि माइनस होगा। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला हो जाता है 100/40 प्लस 100/25 माइनस 25। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया मेरा 2.5 और माइनस इसको सॉल्व करते हैं तो 4। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर -1.5 डायोप्टर, -1.5 डायोप्टर। इसका सही आंसर क्या हो गया? -1.5 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? नाभिक के भीतर न्यूक्लियन को बांधने वाला बल क्या होगा? नाभिक के भीतर न्यूक्लियन को बांधने वाला बल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, आवेश पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रबल और अनंत प्रतिकर्षी होता है। ऑप्शन नंबर सी, आवेश से स्वतंत्र होता है। आवेश से स्वतंत्र होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया आवेश से स्वतंत्र होता है। आवेश से स्वतंत्र होता है। आवेश से स्वतंत्र होता है। चलिए इसको समझने के लिए नाभिक की संरचना को समझने के लिए हमें रदरफोर्ड के परमाणु नाभिक के मॉडल को समझना चित्र होगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार 3 प्रमुख बातें बताई गई है। इसमें पहला लिखा गया है कि परमाणु का धन आवेश या अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का जो भी बल होता है वो उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर घूर्णन करता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन। अगला दिया हुआ है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के आपस में वैद्युत बल द्वारा बंधे होते हैं। नाभिक जो हो गया, किसी भी एटम का जो नाभिक हो गया और उसके आसपास के होने वाले इलेक्ट्रॉन वो आपस में एक वैद्युत बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। और यह संरचना या फिर यह नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। लक्षणों की वंशागति को नियंत्रण करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था? फर्स्ट नंबर ए नंबर में दिया हुआ है, वे वैज्ञानिक विधियों से प्रशिक्षित थे।
बी नंबर, उन्हें विकासवादी प्रक्रियाओं को अपने ज्ञान को उपयोग किया था, उन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं को अपने ज्ञान का उपयोग किया था। सी नंबर, उन्होंने संताति की संख्यात्मक गणना की थी, उन्होंने संताति की संख्यात्मक गणना की थी। उपयुक्त में से एक से अधिक, या डी ई नंबर, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया, उन्होंने संताति की संख्यात्मक गणना की थी। देखिए ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें लगभग सभी ऑप्शन एक तरह से सही माना जाता है, लेकिन यहाँ स्पेशली बात किया जा रहा है कि वंशागत को नियंत्रण करने वाले नियमों की खोज। तो जब बात कर रहे हैं नियमों की खोज का क्या कारण था सफल होने का, तो उसमें संताति की संख्यात्मक गणना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है, क्योंकि मेंडल के अनुसार उन्हें संताति की संख्यात्मक गणना का अच्छी तरह से जानकारी थी, इसलिए उनका जो प्रयोग था वो सफल हो रहा था या उसे सफल माना गया है। देखिए मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है, और इन्होंने 3 नियम दिए हैं। मेंडल ने 3 नियम दिए हैं। उनके पहले नियम, मेंडल के द्वारा 3 नियम प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें से 3 प्रमुख नियम है। प्रभुत्व का नियम, पहला नियम को कहते हैं प्रभुत्व का नियम, पहला नियम हो गया प्रभुत्व का नियम। दूसरा में उसमें कहा है पृथक्करण का नियम, दूसरे नियम को कहा जाता है पृथक्करण का नियम, और तीसरे नियम को हम स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम के रूप में जानते हैं। पहला नियम हो गया प्रभुत्व का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। अब उसकी डिटेल करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी फिलहाल इतना कोई छोड़ देते हैं। इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कभी और किसी वीडियो में उसको अच्छी तरह से डिटेल कर दूंगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्केन की सही सजातीय श्रेणी कौन सी है? एल्केन की सही सजातीय श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ CH4, C3H8, C2H6, C4H10। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है CH4, C2H6, यहाँ 3 के साथ 8 का वर्णन है, यहाँ C4 और H10 लिखा गया है। उसके साथ साथ दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि CH4, C2H4, C3H8, C4H10। देखिए वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एल्केन का सामान्य सूत्र को देख लेते हैं। एल्केन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एल्केन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, यानी कि C में यहाँ पे 2n+2 होगा। इस अनुसार से इसका जो सही फॉर्मूला की बात करते हैं, इसका सही आंसर हो गया मेरा बी नंबर CH4, C2H6, C3H8। इसमें देखिएगा 2n+2, यानी कि यहाँ अगर 0 लिख, यहाँ 1 है तो उसमें +2 करने पर है। यहाँ पे C2 है तो 2 को हम 2n करते हैं, यानी कि संख्या 2 है तो उसको बढ़ा करके 2 से गुना करते हैं तो 4 और 4+2। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखा हुआ है तो 2n, n का मान अगर 3 लिखते हैं तो n का मान यानी कि 3 2 जा 6 और +2 करते हैं तो 8, 3 2 जा 6 +8। ये हमारा फॉर्मूला होता है C2H2n+2, CnH2n+2, यानी कि इसमें जब हम n का मान बढ़ाते हैं तो इसके साथ साथ अंतिम में क्या भी मान बढ़ता चलाता है। इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो गया CH4, C2H6, C3H8, C4H10। अब अगर नाम की बात करते हैं तो इसका नाम हो जाता है CH4 को हम मीथेन बोलते हैं, C2H6 को हम एथेन के नाम से जानते हैं, C3H8 को हम प्रोपेन के नाम से जानते हैं, और C4H10 को हम ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। C4H10 को हम ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है,
एक लंबे पौधे टी एक लंबे पौधे टी और एक छोटे पौधे स्मॉल टी के बीच संकरण के परिणाम से उत्पन्न F1 संतति में सभी पौधे लंबे हो रहे हैं, सभी पौधे लंबे हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पौधों की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी में पौधे की लंबाई स्मॉल टी के द्वारा नियंत्रित हो रही है। और ऑप्शन नंबर सी में पौधे की लंबाई स्मॉल टी और बिगर टी दोनों के द्वारा नियंत्रित हो रही है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पौधे के सभी पौधे लंबे हो रहे हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पौधे की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित हो रही है। पौधे की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित हो रही है। इसे हम संतति के सभी पौधों के लंबे होने का कारण मान सकते हैं। संतति के सभी पौधे के लंबे होने का कारण मान सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जैव प्रक्रमों में अनुरक्षण प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है? जैव प्रक्रमों में अनुरक्षण परिक्रमों की आवश्यकता क्यों होता है? यहाँ अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस का जो सिस्टम होता है उसकी क्यों आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए, जीव के शरीर के अंदर से ऊर्जा के स्रोत को स्थानांतरित करने के लिए। जीव के शरीर के अंदर से ऊर्जा के स्रोत को स्थानांतरित करने के लिए। बी नंबर, शरीर के अंदर से कच्चा माल डालने के लिए। शरीर के अंदर से कच्चा माल डालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, क्षति और विघटन जो टूट फूट होता है उसको रोकने के लिए। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए अनुरक्षण की बात करते हैं अगर, तो इसका मतलब हो गया परिक्रमण या मेंटेनेंस होता है, तो ये मेंटेनेंस हम क्षति और विघटन को रोकने के लिए करते हैं। क्षति और विघटन को रोकने के लिए करते हैं। अब जैव परिक्रमों यानी कि कौन कौन सा होता है? जैव परिक्रमों में हमें पोषण करना, श्वसन करना, वहन करना, उत्सर्जन आदि सारी चीजें होती है। जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसके उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रक्रम पोषण कहते हैं। उसी को हम प्रक्रम पोषण कहते हैं, जिसमें जो जीव होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो खाना खाते हैं और उस खाने से बनने वाले एनर्जी को ग्रहण करते हैं और बॉडी के अदर पार्ट को मेंटेन करते हैं। उसी को हम जैव परिक्रमों का अनुरक्षण परिक्रम कहते हैं और ये क्षति और विघटन को रोकने के लिए किया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। सभी को पता है कि गाजर में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे बच्चों की आंख की रोशनी बेहतर होती है। बी नंबर, इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है। सी नंबर, इससे बच्चों को कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। चलिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है और विटामिन ए बच्चों की आंख की रोशनियों को बेहतर करता है, बच्चों की आंख की रोशनी को बेहतर करता है। अगर बात करते हैं इस विटामिन से होने वाले बीमारियों का, तो कुछ बीमारियों के नाम हमें बहुत ज़्यादा है जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम जानते हैं, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है या जिसको हम रतौंधी के नाम से जानते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आती है, विटामिन ई से प्रजनन शक्ति में कमी आती है। विटामिन सी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना या दांत से संबंधित बीमारियां होती है। विटामिन बी12 से एनीमिया और मेरुदंड का कमजोर होना होता है या पीठ की हड्डियों की बीमारी होता है। एनीमिया इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसके साथ साथ कुछ विटामिन के जो साइंटिफिक नेम है वो भी हमें काफी अच्छे से याद रहना काफी जरूरी है। एक बार उसे रिकॉल करते हैं, आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा कि कौन से विटामिन का साइंटिफिक नाम कौन सा होता है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो
सबसे पहले विटामिन ए, सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल। विटामिन बी1, विटामिन बी1 को थायमिन, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3, विटामिन बी3 को नियासिन या निकोटीन एसिड, विटामिन बी3 को नियासिन या निकोटीन एसिड कहा जाता है। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक। विटामिन बी6 को पैराडॉक्सिन, विटामिन बी6 को पैराडॉक्सिन, विटामिन बी6 को पैराडॉक्सिन। विटामिन बी7 को, विटामिन बी7 को बायोटो, विटामिन बी7 को बायोटो, विटामिन बी7 को बायोटो। विटामिन बी12 ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर बार पूछा जाता है। विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफिरॉल, विटामिन ई को टोकोफिरॉल। विटामिन के को फैलोक्योनिन कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है तो इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदी में बह जाता है तो क्या होता है? जाहिर सी बात है अम्लीय वर्षा है और नदी में बहने की बात करते हैं, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। नदी के जल में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है, ये कभी नहीं हो सकता है, मछलियों की संख्या कभी नहीं बढ़ सकती है। बी नंबर, नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, पीएच मान कम हो जाता है, नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। चलिए सी नंबर पहले देख लेते हैं। नदी के जल पीने के लिए अधिक स्वस्थ हो जाता है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि नदी के जल में जब अम्लीय वर्षा जल घुल जाती है तो वो कभी स्वस्थ है। तो इस तरह हमारा सही आंसर हो गया, नदी के जल का पीएच मान बढ़ जाता है, नदी के जल का पीएच मान बढ़ जाता है, नदी के जल का पीएच मान बढ़ जाता है। देखिए जब वर्षा का जल होता है वो 5.6 तक माना जाता है तो उसे हम, या 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। 5.6 से कम होने पर उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब बात होता है पीने वाले जल का पीएच मान कितना होता है, तो पीने वाले जल का पीएच मान 6.5 से लेकर के 8.5 तक होता है। पीने वाले जल का पीएच मान 6.5 से लेके 8.5 तक होता है। अम्लीय वर्षा जो होती है वो मुख्य रूप से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। इसी तरह वर्षा में कठोर जल पाया जाता है, वो पानी में जब कठोरता होती है तो पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होता है। जिस तरह पीएच मान बढ़ने से, नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा बढ़ने से अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय जल एसिडिक हो जाता है, उसी तरह से पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण, सल्फेट और क्लोराइड के कारण पानी जो होता है वो कठोर हो जाता है, या इसे हार्ड वाटर कहते हैं। जिसे दूर करने के लिए दो विधि होती है, जैसे सोडा एस विधि और जियोलाइट विधि, सोडा एस विधि और जियोलाइट विधि, जियोलाइट विधि। इसमें काफी प्रमुख होता है लाइम सोडा, जिसमें चूने को पानी में मिलाया जाता है ताकि उसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। एक और पानी जल होता है जिसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हम D2O कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इस जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, या इसे कह सकते हैं मॉडरेटर या कूलेंट के रूप में किया जाता है। D2O का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट का प्रयोग कूलेंट के रूप में किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स चोरी से बचने हेतु नए कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? टैक्स चोरी से बचने हेतु ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन बी जर्मनी। सही ऑप्शन की बात करते हैं, इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी मॉरिशस। भारत और मॉरिशस ने दोहरी
काराधन बचाओ के समझौते पर संशोधन किया है। मॉरिशस, भारत और मॉरिशस है जो वो अगालेगा द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा बनाने जा रहा है। अगालेगा द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने जा रहा है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है? वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर बी BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा के सख्त उपाय प्रस्तावित किया गया था। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीता? भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 15। इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल 9 पदक जीते हैं। कुल 9 पदक जीते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है अब हिस्ट्री से शुरू होता है। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? चलिए ऑप्शन की बात करते हैं तो ए नंबर ऑप्शन हो गया पंडित काशीराम मरोली, पंडित काशीराम मरोली। बी नंबर बाबा सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना। ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया, अध्यक्ष की बात करते हैं तो बाबा सोहन सिंह भकना, बाबा सोहन सिंह भकना को अध्यक्ष चुना गया था। या कह सकते हो कि गदर पार्टी की स्थापना के बाद बाबा सोहन सिंह भकना को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चलिए हिंदुस्तान गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना सरदार सोहन सिंह भकना थे, संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भकना थे और जिन्होंने नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई थी। लाला हरदयाल तथा हरमान सिंह टुंडीलाल इस के संस्थापक और महासचिव थे। अगर कोषाध्यक्ष की बात करते हैं तो काशीराम मरोली इसके कोषाध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके संस्थापक सदस्य और महासचिव लाला हरदयाल थे और कोषाध्यक्ष काशीराम मरोली इस गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष बने थे। देखिए यह जो पार्टी है यह मूल रूप से अगर पार्टी की बात करते हैं तो यह संगठन मूल रूप से हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट पर, इसका जो पुराना नाम था वो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में इसे 15 जुलाई 1913 को इसे हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन नवंबर 1913 में इसका नाम बदलकर गदर पार्टी कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने गदर नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिस कारण से नवंबर 1913 में इस पार्टी का नाम हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ। हमारा अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट को हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? अप्रैल 2024 की बात कर रहा है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के द्वारा किस संगठन के द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन ए विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी UNFPA,
UNFPA के द्वारा जारी किया था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। सी नंबर दिया हुआ है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया UNFPA, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इस रिपोर्ट के अनुसार 1.44 अरब जनसंख्या के साथ भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इसके अनुसार 1.44 अरब जनसंख्या वाला भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। और इसके बाद चाइना का नाम आता है जो 1.425 अरब जनसंख्या के साथ दूसरे नंबर पर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, हाल ही में किस संस्था ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किस संस्था ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु के द्वारा, बी नंबर IIT रुड़की के द्वारा, सी नंबर IIT दिल्ली के द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया भारतीय खगोल भौतिक संस्था बेंगलुरु के द्वारा। इससे सूर्य तिलक परियोजना का मुख्य उद्देश्य रामनवमी के अवसर पर दोपहर के समय श्री राम लल्ला के माथे पर सूर्य की रोशनी को लाना था। ध्यान दीजिएगा, सूर्य तिलक का अयोध्या में जो सूर्य तिलक था उस परियोजना में क्या किया गया था कि इसमें से राम लल्ला के जो माथे पर है वह सूर्य की रोशनी को लाना था। इसलिए सूर्य तिलक योजना या सूर्य तिलक परियोजना की गई थी या शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई PM जन मन योजना का संबंध किससे है? हाल ही में लॉन्च की गई PM जन मन योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जनजातीय समूह से, बी नंबर किसान से, सी नंबर ग्रामीण विकास से। सही उत्तर की बात करते हैं तो PM जनमन योजना का संबंध जनजातीय समूह से है। अब ये जो योजना थी ये शुरुआत किया गया था 15 नवंबर 2023 को। 15 नवंबर 2023 को PM जनमन योजना शुरुआत किया गया था, जिसमें जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जयंती जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर PM जनमन योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में लाना था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर NSSO के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारतीय सांख्यिकी संस्था। उपयुक्त से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए बात करते हैं सही ऑप्शन की, तो इसका सही ऑप्शन हो गया NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा जारी 2023 के आवधिक बल को श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 6.6% बताया गया था। 6.6% बताया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जबकि इससे पूर्व किस प्रधानमंत्री को इसके कवर पेज पर रखा गया था? इससे पहले किस प्रधानमंत्री को कवर पेज पर रखा गया था? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी,
उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को न्यूज वीक के कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले इंदिरा गांधी को इस पर स्थान दिया गया था। इसके पहले इंदिरा गांधी को इस पर स्थान दिया गया था। न्यूज वीक जो है वो एक अमेरिका की प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका है। न्यूज वीक जो है वो अमेरिका में प्रकाशित होती है और यह एक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1922 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1919 में। 1919 में। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारी जो थे उन्होंने क्रोध में आकर के पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, जिसमें 21 सिपाही और एक उनके दरोगा यानी कि कुल मिलाकर के 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से दुखी होकर के 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ध्यान दीजिएगा, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और यह असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त 1920 को यह असहयोग आंदोलन चालू किया गया था या गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और 12 फरवरी 1922 को इसे चौरी चौरा हत्याकांड के विरोध में या उससे दुखी होकर के 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इस घटना को गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताया था। चौरी चौरा कांड को गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताया था। 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी को किसी घटना से संबंधित जोड़ करके गांधी जी को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। लेकिन 1924 में वे रिहा हो गए थे। गांधी जी 1924 में रिहा हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस असहयोग आंदोलन को, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि असहयोग आंदोलन रुकने के कारण देश में निराशा फैल गई है। असहयोग आंदोलन रुकने के कारण देश में निराशा फैल गई है। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने चौरी चौरा कांड को राष्ट्रीय आपदा कहा और कहा कि यह आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका था। चौरी चौरा कांड को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आपदा कहा और यह भी कहा कि यह आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका था। वहीं मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के वापस लेने पर दुखी होकर के 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? पहले गुरु की बात करते हैं तो ऑप्शन दिया गया है श्री गुरु गोविंद सिंह, बी नंबर दिया हुआ श्री गुरु रामदास जी, सी नंबर गुरु नानक देव जी। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, सिख धर्म के अगर पहले गुरु की बात करते हैं, तो सिख धर्म के पहले गुरु हो गए गुरु नानक जी। सी नंबर गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी जो थे वो सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख धर्म कहलाए थे और ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे।
चलिए इसके साथ साथ कुछ अन्य गुरु के नाम भी जान लेते हैं और तथा उनके द्वारा प्रमुख बातें भी हम काफी जानना जरूरी रहता है। तो देखिए, गुरु सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे और दूसरे गुरु श्री अंगद, गुरु अंगद, दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की खोज की थी। ध्यान दीजिएगा, सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे और दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी थे, गुरु अंगद देव जी थे, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की। सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास, जिन्होंने अमृतसर शहर की नींव रखी थी। चौथे गुरु की बात करते हैं तो गुरु रामदास, गुरु नानक, ये सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास थे। सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास थे। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जो जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर ने उन्हें 1616 में उन्हें मरवा दिया था। और मरवाया क्यों था? क्योंकि वो खुसरो, जहांगीर के जो पुत्र है खुसरो के साथ उनका संबंध ज्यादा बन रहा था, इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव, सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को 1606 में मरवा दिया था। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल, अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसकी नींव रखी थी। छठे गुरु की बात करते हैं तो सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद थे, गुरु हरगोविंद थे, जिन्होंने सिख अनुयायियों को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। सातवें गुरु गुरु हरराय सिंह, आठवें गुरु गुरु हरकिशन सिंह और नौवें गुरु गुरु तेज बहादुर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नौवें गुरु गुरु तेज बहादुर, जिन्हें औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में मरवा दिया गया था, 1675 ईस्वी में मरवा दिया गया था। नौवें गुरु गुरु तेज बहादुर सिंह, जिसे औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में मरवा दिया गया था। और क्यों मरवाया था? क्योंकि इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था, इसलिए औरंगजेब ने उन्हें 1675 ईस्वी में गुरु तेज बहादुर, सिख धर्म के नौवें गुरु गुरु तेज बहादुर को मरवा दिया था। और सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और पंचककार को सिख धर्म में डाला था, जिसमें पंचककार में केस, कड़ा, कंघा, कछौरी और कृपान, ये 5 चीजों सिख लोग अपने साथ हमेशा रखते थे। पाहुल प्रणाली की शुरुआत की बात करते हैं तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद ने ही की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जाफरनामा लिखा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी उधम सिंह। चलिए सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो गया माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। 13 मार्च 1940 को मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह ने भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। माइकल ओ डायर वही व्यक्ति था जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। जो जालियांवाला बाग या अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हुआ था, उसके जनरल डायर को गोली चलाने का अधिकार माइकल ओ डायर का द्वारा दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, जनरल डायर को गोली चलाने का अधिकार गवर्नर माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था।
और जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था उसमें डॉक्टर, वहां पे जो लोग थे वो सभी डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किल्चू की गिरफ्तारी के विरोध के लिए वहां जमा हुए थे और एक जनसभा का आयोजन किया था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किल्चू के विरोध में, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी और गोली चलाने का अधिकार माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था, जिसकी हत्या उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता है? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए शहीद दिवस, ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन सी गणतंत्र दिवस, उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो 1947 से पहले 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन आजादी के बाद इसे गणतंत्र दिवस के रूप में हमने मनाना शुरू कर दिया। आजादी के बाद इसे हमने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। आगरा का किला, ए नंबर आगरा का किला, बी नंबर फतेहपुर सीकरी, सी नंबर दिल्ली की जामा मस्जिद और डी नंबर उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया दिल्ली का जामा मस्जिद। दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण आगरा अकबर ने नहीं कराया था। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण जो था वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसके साथ साथ कुछ अन्य बातें भी हैं जो अच्छी तरह से देखते हैं। जैसे बाबर के द्वारा आराम बाग, काबुली बाग मस्जिद, आराम बाग और काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा कराया गया है। आराम बाग और काबुली बाग मस्जिद बाबर के द्वारा करवाया गया है। हुमायूं के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। जो हुमायूं की जो पत्नी थी उनके द्वारा हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। अकबर के द्वारा आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवान खास। फिर से ध्यान देते हैं, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवान खास, ये सभी अकबर के द्वारा बनाए गए थे। जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया। शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला, जामा और जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनाया था। अकबर के फिर से एक बार देख लेते हैं। अकबर ने आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, पंचमहल और दीवान खास इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? कौन सा है जो उसके राजा के साथ मिला हुआ है? चलिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन जहांगीर, जो मनुची, जो जहांगीर दरवाजे में आया था। बी नंबर विलियम हॉकिंस, शाहजहां के। सी नंबर मनुची, औरंगजेब के। ये उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया औरंगजेब। मनुची के दरबार में, क्या कह सकते हैं, मनुची जो औरंगजेब के दरबार में भारत आया था। मनुची एक इतालवी लेखक था। मनुची एक इतालवी या लेखक या यात्री था जो औरंगजेब के समय भारत आया था। मनुची मुगल शासन के दौरान भारत आया था। उसने दारा सिकोह की सेवा में काम किया था। उसने दारा सिकोह के लिए भी वह काम कर चुका था। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था, जिसे जेम्स प्रथम, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने 1609 में विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। विलियम हॉकिंस मुगल दरबार 1613 तक रहा था। विलियम हॉकिंस है जो 1609 में आए थे और 1613 तक
मुगल दरबार में रहे थे। सर टॉमस रो जो भी जहांगीर के दरबार में आए थे, लेकिन ये 1615 में। विलियम हॉकिंस 1609 से लेकर 1613 में जहांगीर के दरबार में आए, और सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आए। मनुची औरंगजेब के समय उनके दरबार में आया था। मनुची औरंगजेब के समय उनके दरबार में आया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए मालिक इब्राहिम, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत में मुस्लिम राज की संस्थापना मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। बिहार में मुस्लिम की स्थापना या मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना गया था। उस समय बंगाल में सेन वंश का लक्ष्मण सेन का शासन था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो बिहार में प्रथम मुस्लिम विजेता था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सिपाह सलाहकार या कुतुबुद्दीन ऐबक का एक मंत्री था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक मंत्री था, और बख्तियार खिलजी ने बिहार के पर विजय अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जिसे 1199 में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसे 1200 ईस्वी में ध्वस्त कर दिया। 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय 1200 में ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। प्रश्न देते हैं, बख्तियार खिलजी ने 1199 में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को और 2000 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी महानदी और ब्रह्मपुत्र। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनते हैं तो मतलब आपको काफी तैयारी करने की जरूरत है। चलिए सही ऑप्शन की देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी से बना है। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। इसके अनुसार इसमें कुछ और प्रमुख डेल्टा के बारे में भी देख लेते हैं, कौन कौन से डेल्टा होते हैं। एक होता है चापाकार डेल्टा, जो नील नदी एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में से बनता है। जो नील नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर चापाकार डेल्टा बनी है। पंजाकार डेल्टा की बात करते हैं तो पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी मिसौरी नदी के डेल्टा को कहा जाता है। पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी मिसौरी नदी के डेल्टा को कहा जाता है। एस्चुरी डेल्टा नर्मदा और ताप्ती बनाती है। परितय डेल्टा चीन में का येलो नदी और हुगली नदी के डेल्टा को कहा जाता है। चीन के येलो नदी और हुगली नदी के डेल्टा को परितय डेल्टा कहते हैं। अब बात करते हैं गंगा रिवर के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। गंगा रिवर, चलिए देखते हैं गंगा रिवर को पहले। गंगा रिवर जिसकी कुल लंबाई
2525, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। वहीं बिहार की बात करते हैं तो बिहार में गंगा की लंबाई 4445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की लंबाई 4445 किलोमीटर, बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा बक्सर के पास चौसा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। गंगा बिहार में बक्सर के पास चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि बिहार में उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियों में घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानदा रिवर, उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियां, गंगा में उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियां घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और कोसी और महानंद नदियां है प्रमुख हैं, जो गंगा में उत्तर दिशा से मिलती है। बात करते हैं दक्षिण दिशा से, तो दक्षिण की प्रमुख नदियां हो गई, दक्षिण की तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों में कर्मनाशा, सोन, पुल, फल्गु, क्यूल और अजय। दक्षिण की तरफ से कर्मनाशा, सोन, फल्गु, क्यूल और अजय, ये दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्रा रिवर की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में यह 916 किलोमीटर, भारत में यह 916 किलोमीटर चलती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर मानसरोवर झील के पास के चेमा युंगडोंग के ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो या यारलुंग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो या यारलुंग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिसका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारत मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? जिसका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारत के मैदान में निर्माण में उत्तरदायी नहीं, यानी कि किस नदी से उत्तर भारत का मैदान नहीं बना है? ऑप्शन की बात करते हैं तो ए नंबर हो गया सिंधु, बी नंबर हो गया गंगा, सी नंबर हो गया गोदावरी नदी। उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी को माना गया है। इसका प्रभाव उत्तर भारत के मैदानों पर नहीं पड़ता है। चलो पहले देखते हैं उत्तर भारत के मैदानों को अच्छी तरह से। उत्तर भारत जो है वो कुल मिलाकर 7 लाख किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक के अनुसार यह 5,80,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 5,80,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर तक है। और तथा चौड़ाई की बात करते हैं तो 240 किलोमीटर के औसत में यह चौड़ा है। 240 किलोमीटर के औसत में चौड़ा है। उत्तर भारत के मैदानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला ऊपरी भाग, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचला गंगा मैदान। ऊपरी गंगा मैदान में भाबर और तराई, मध्य गंगा मैदान में खादर और बांगर और निचली गंगा मैदान में डेल्टा को रखा गया है। अगर मिट्टी की बात करते हैं, उर्वरता की बात करते हैं तो उत्तर भारत के मैदानों की मिट्टियों को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें भाबर, तराई, खादर और बांगर प्रमुख है। चलिए देखते हैं, अगर गोदावरी के बारे में कुछ विशेष देख लेते हैं। गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र में मुंबई के त्र्यंबकेश्वर स्थान से निकलती है।
त्र्यंबकेश्वर स्थान से निकलती हुई है। चलिए प्रायद्वीपीय नदी की बात करते हैं तो गोदावरी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां होती है उसमें पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा और इंद्रावती, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मंजीरा, वेनगंगा और इंद्रावती ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए गोदावरी को वृद्धगंगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके आकार के कारण प्रायद्वीपीय भारत में इसे दक्षिण गंगा या वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त को विशाल प्रणाली को क्या कहा जाता है या किस रूप से जाना जाता है? ऑप्शन ए गैलेक्सी, ऑप्शन बी ब्रह्मांड, ऑप्शन सी तारामंडल, उपयुक्त में से अधिक या कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया गैलेक्सी। अरबों तारों धूलों और गैसों के बादल को, विशाल प्रणाली को हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी गैलेक्सी, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी गैलेक्सी मंदाकिनी है। मंदाकिनी को देवयानी के नाम से जाना जाता है, मंदाकिनी को देवयानी के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है, 89 तारामंडल है। अब कुछ ग्रहों के बारे में देख लेते हैं तो सैटर्न, सबसे ज्यादा चांद हमारे सैटर्न ग्रह के पास है, सबसे ज्यादा चांद हमारे सैटर्न ग्रह के पास है। और सबसे बड़ी चांद, दूसरी सबसे बड़ी मून, दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक सैटेलाइट या चांद टाइटन, वो सैटर्न यानी कि शनि के पास है। अगर बात करते हैं सबसे बड़ी चंद्रमा की तो वो हो गया गैनीमेड, जो जुपिटर के पास है और जुपिटर के पास कुल मिलाकर 95 मून है, 95 चांद है। जुपिटर के पास 95 चांद है और शनि के पास 145 चांदों से चांद है। बात करते हैं सबसे गर्म ग्रह की तो हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह वीनस है, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह वीनस है। और सबसे लाल ग्रह को मार्स को बोला गया है, सबसे लाल ग्रह मार्स को बोला गया क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं, मार्स ग्रह पर आयरन ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं। नियरेस्ट स्टार की बात करते हैं, हमारे सबसे नजदीकी तारे की, हमारे सौरमंडल में सबसे नजदीकी तारे की, तो उसका नाम प्रैक्सिमा सेंचुरी है। प्रैक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल में सबसे नजदीक का तारा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? ऑप्शन नंबर ए भारत नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत और बांग्लादेश। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा सही ऑप्शन हो गया भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 1947 में किया गया था। इसके साथ साथ कुछ अन्य रेखाएं को भी जानना जरूरी है, जैसे मैकमोहन रेखा जिसका निर्माण हेनरी मैकमोहन ने इंडिया चाइना के बॉर्डर पर किया था। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है, जिसे हेनरी मैकमोहन के द्वारा डूरंड रेखा मार्टिमर डूरंड जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा मार्टिमर डूरंड जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मेजिनोट रेखा मेजिनोट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में। मेजिनोट फ्रांस और जर्मनी के बीच में। मेजिनोट फ्रांस और जर्मनी के बीच में। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण वियतनाम के पास। 38वीं समानांतर रेखा 38वां समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण वियतनाम के पास। पाल्क स्ट्रेट या पाल्क जल संधि इंडिया और श्रीलंका के पास। पाल्क जल संधि इंडिया और श्रीलंका के बाद। कोको चैनल भारत और म्यांमार के बीच है। कोको चैनल भारत और म्यांमार के बीच है। कुछ इंपॉर्टेंट वन है
जैसे जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि जो यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को को अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि जो यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को को अलग करता है। मलास्का जल संधि जो मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। मलास्का जल संधि जो मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। होमरूज ईरान और ओमान को अलग करता है। होमरूज ईरान और ओमान को अलग करता है। और बेरिंग जल संधि रूस को अलास्का से अलग करता है। रूस को अलास्का से अलग करने वाली जल संधि को बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूरोप, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन सी यूरोप। ऑप्शन सी यूरोप है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। यह यूरेशिया का हिस्सा है। यह यूरेशिया का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के लैंड में पाया जाता है और यह सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। यह प्राचीनतम टेक्टोनिक प्लेट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश और बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मिल्पा, ऑप्शन बी पामलाउ, ऑप्शन सी दीपा। ऑप्शन सी दीपा सही ऑप्शन हो गया। ऑप्शन सी दीपा सही ऑप्शन हो गया। अंडमान और निकोबार में स्लैश और बर्न खेती को दीपा कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। मिल्पा मैक्सिको की खेती को कहा जाता है। मिल्पा मैक्सिको की खेती को कहा जाता है। मिल्पा मैक्सिको की खेती को कहा जाता है। वहीं अन्य देश में बस्तर डिस्ट्रिक्ट में दीपा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में दीपा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है? वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी विशालकाय पैंडा। सही ऑप्शन हो गया हमारा विशालकाय पैंडा। वाइल्ड लाइफ फंड के रूप में हमने विशालकाय पैंडा को दर्शाया है। इसकी जो स्थापना हुई थी वाइल्ड लाइफ फंड की जो स्थापना हुई थी वाइल्ड लाइफ फंड की जो स्थापना हुई थी वह 1961 में किया गया था। उसकी स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में की गई थी। चलिए हमारा जीके जीएस का सबसे अंतिम क्वेश्चन। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए बागमती, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी गंडक, उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तेल नदी है जो उड़ीसा के कोरहारपुर जिले के मैदानी भाग से निकलती है। तेल नदी छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र में देवभाव विकास खंड में प्रवाहित होती है और यह महानदी की सहायक नदी है। यह महानदी की सहायक नदी है और इसी महानदी पर हीराकुंड डैम बनाया गया है। टिकरापारा डैम, महानदी पर हीराकुंड और टिकरापारा डैम प्रमुख बांध बनाए गए हैं या उसके प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। महानदी पर हीराकुंड और टिकरापारा डैम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है।